डिफरेंशिएट होगा वो उनके ओरिएंटेशन में होगा, यानी वो किस प्लेन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम डी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने यहां पर 3 प्लेन बना रखे हैं, इसको आप जेड प्लेन मान लो, इसको आप जो है वाई प्लेन मान लो और इसको आप एक्स प्लेन मान लो। 3 प्लेन है, एक्स वाई एंड जेड। इन्हीं के बेसिस पे हम डी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को, डी ऑर्बिटल को बनाना सीखेंगे। अगर आपको ये बनाना आ गया तो काफी हद तक आपको ये थ्योरी समझ में आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास सब लोग जानते हैं कि डी ऑर्बिटल टोटल कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं ना। तो ऐसा हम बॉक्स में उनको बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, अब ये 5 कौन कौन से देखे। एक तो होता है बच्चों डी एक्स वाई, दूसरा होता है डी वाई जेड, तीसरा होता है डी एक्स जेड, चौथा होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और पांचवा होता है बच्चों डी जेड स्क्वायर। ये इनके नाम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इनको बनाते कैसे हैं। तो सिंपल कुछ नहीं करना आपको। डी एक्स वाई का मतलब होता है कि 2 प्लेन आपने लेने हैं, एक आप एक्स प्लेन ले लीजिए और दूसरा आप वाई प्लेन ले लीजिए, इस तरह से। तो बच्चों जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल बनेंगे वो इन दोनों प्लेन के बीच बनेंगे, एक लोब इधर और दूसरा लोब इस बिल्कुल प्लेन में आएगा। तो इसको हम डी एक्स वाई बोलेंगे, ठीक है। जहां तक हम डी वाई जेड की बात करते हैं तो 2 प्लेन दोबारा से बना लीजिए, एक जेड प्लेन बन जाएगा और एक वाई प्लेन बन जाएगा, ठीक है। अब ऑर्बिटल के लोब आपको इन दोनों प्लेन के बीच ड्रॉ करने हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो ये बन जाएगा बच्चों डी वाई जेड। उसी तरह डी एक्स जेड की बात करें तो अगेन 2 प्लेन ड्रॉ कीजिए, एक एक्स प्लेन और एक जेड प्लेन, ठीक है। तो अगेन जो ऑर्बिटल आपको ड्रॉ करने हैं वो बिल्कुल इनके मिडिल में आपको ड्रॉ करने हैं। तो ये हो जाएगा डी एक्स जेड, ठीक है। तो ये तीनों ऑर्बिटल के आपने शेप बना दिए। डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की बात करें बच्चों तो अगेन 2 प्लेन बना दीजिए, एक एक्स प्लेन और एक वाई प्लेन, ठीक है। प्लेन मैंने ऊपर लिखे हैं। अब बच्चों जहां तक डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मामला है तो ये लोब हमेशा प्लेन के ऊपर आते हैं, इस तरह से, बिल्कुल प्लेन के ऊपर, इस तरह से, और ये भी बिल्कुल प्लेन के ऊपर आएगा, इस तरह से, डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ठीक। डी जेड स्क्वायर की बात करें तो इसमें केवल आप एक ही प्लेन बनाएंगे, जेड वाला, और जो बिल्कुल लोब के ऊपर आ जाएगा इस तरह से, और यहां पर एक रिंग भी होती है इस तरह से। तो ये जेड स्क्वायर का शेप बन गया। तो अब आपको सारे डी ऑर्बिटल के शेप बनाने आ जाएंगे। बस केवल फर्क क्या है कि कौन सा प्लेन बनाना है और ऑर्बिटल कहां बनाने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों देखिए, ये जो तीनों ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, वाई जेड और डी एक्स जेड, इनके सारे लोब एक्सिस के बीच में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना, देखिए इनके सारे लोब जो है प्लेन के एक्सिस में, यानी ये बिल्कुल भी प्लेन की सीध में नहीं है, एक्स वाई जेड प्लेन की सीध में नहीं है। जबकि अगर इन दोनों ऑर्बिटल को आप देखते हैं तो बच्चों देखो इसमें जेड प्लेन पे है और ये एक्स प्लेन और ये वाई प्लेन पे, यानी इनके जो लोब्स हैं वो जो है ऑन द प्लेन है, बिल्कुल प्लेन की सीध में है, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड एक्सिस की सीध में है, जेड प्लेन की सीध में है। इतना इंपॉर्टेंट आपको समझना है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन ऑफ लाइगेंड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी जो लाइगेंड होते हैं वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह से ओरिएंट होते हैं, किस तरह से पोजीशन करते हैं। ये ध्यान रखना आपको है ना कि लाइगेंड की पोजीशन क्या होती है। तो मैंने यहां पर सारे डी ऑर्बिटल लिखे हैं। डी ऑर्बिटल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये वाले दोनों डी ऑर्बिटल जो है अलोंग द एक्सिस होंगे, यानी बिल्कुल एक्स वाई जेड प्लेन पर होंगे, जबकि ये तीनों ऑर्बिटल जो है बिटवीन द एक्सिस होंगे, यानी प्लेन के बिल्कुल बीच में होंगे। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं बच्चों की टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लाइगेंड का पोजीशन क्या होगा। तो मैं 2 डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। देखो, एक ये डायग्राम और दूसरा ये डायग्राम। सबसे पहले आप इस डायग्राम पर ध्यान दीजिए।
यहां पर जो सेंट्रल ये बॉल ली है इसको आप मेटल मान लो, और ये जो बॉल है इनको आप लिगेंड मान सकते हैं, ये वाले, ठीक है, ये लिगेंड में। तो लिगेंड 4 होंगे, वो मेटल को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। अब बच्चों जो है ये जो प्लेन दिखा रहा है, देखो ये वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन है और ये जेड प्लेन है, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो लिगेंड है वो कुल प्लेन पर अप्रोच नहीं करते। ये सबसे इंपॉर्टेंट है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, यानी मेटल और लिगेंड का जो अप्रोचिंग होगा वो इन सब प्लेन के बीच में होगा। देखो प्लेन यहां छूट गया और लिगेंड बिल्कुल बीच में आ रहा है, ये प्लेन छूट गया, देखो ये वाला प्लेन कौन सा है, जेड प्लेन है, लेकिन लिगेंड जो है यहां से देखो बीच में आ रहा है ना। तो ये देखना आपको सबसे इंपॉर्टेंट कि जो मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन होता है वो एक्स और जेड प्लेन के बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि मान लिया जाए हमारे जो एक कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी सारी दीवारें आप एक्सेस मान सकते हैं, और जो लिगेंड होते हैं वो बिल्कुल कोनों पर यानी बिल्कुल किनारे पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिगेंड है वो एक्सिस के बिल्कुल बीच से मेटल को अप्रोच करेगा। क्लियर हो गया, समझे बात। तो इस तरह आप दूसरे डायग्राम को दे सकते हैं, यहां पे मैंने मेटल लिखा और ये वाई प्लेन ऊपर, ये जेड प्लेन नीचे और एक्स प्लेन इस साइड, ठीक है। तो लिगेंड कहां होंगे, एक्स वाई के बीच में, वाई जेड के बीच में और जेड एक्स के बीच में। ये ध्यान रखना आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो लिगेंड और मेटल का इंटरेक्शन होता है वो बिल्कुल प्लेन के बीच में होता है। समझ में बात आ गई। अब इससे क्या फर्क पड़ा, देखिए ये लोब हो गए, ठीक है, और ये मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन, ये मेटल, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये वाई प्लेन, ये एक्स प्लेन और नीचे जेड प्लेन, ये वाला है ना। दीवारें प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कॉर्नर लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो जब लिगेंड मेटल आयन को अप्रोच करेगा तो इसका मतलब वो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा। मेटल के डी ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल के बीच इंटरेक्शन होगा। क्लियर। लेकिन बच्चों जो लिगेंड है वो सारे डी ऑर्बिटल को इक्वली अफेक्ट नहीं करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिगेंड डू नॉट इक्वली अफेक्ट ऑल डी ऑर्बिटल्स। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए मैंने यहां पर डी ऑर्बिटल बना रखे हैं और इनको मैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल बोलूंगा क्योंकि सबकी एनर्जी एक जैसे है, ठीक है। लेकिन बच्चों देखिए यहां पर मैंने सारे डी ऑर्बिटल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक ये वाले डी ऑर्बिटल और एक ये वाले डी ऑर्बिटल। इन डी ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है वो अलोंग द एक्सिस है और इन डी ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है वो बिटवीन द एक्सिस है, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों, यानी जो लिगेंड बिटवीन द एक्सिस होगा, देखो सारे लिगेंड क्या है, बिटवीन द एक्सिस है ना। तो इसका मतलब ये वाले ऑर्बिटल लिगेंड की बिल्कुल सीध में आएंगे, यानी बिल्कुल ये लिगेंड की सीध में आएंगे इस तरह से, है ना, क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस है। लेकिन बच्चों ये जो ऑर्बिटल है ये ऑन द एक्सिस है, तो इसका मतलब ये लिगेंड से थोड़ा सा डिफरेंशिएट होगा, यानी लिगेंड और इनके बीच में एकदम सीधा इंटरेक्शन नहीं होगा, यानी ये ऐसे आएंगे तो लिगेंड ऐसे आएगा, जबकि ये तीनों ऑर्बिटल में लिगेंड और इनके बीच एकदम सीधा इंटरेक्शन होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल के सारे डी ऑर्बिटल लिगेंड को इक्वली अफेक्ट नहीं करेंगे। ये तीन टाइप के डी ऑर्बिटल लिगेंड की बिल्कुल सीध में आएंगे, बिल्कुल सीधे आएंगे। तो बच्चों यहां पर जो है रिपल्शन बढ़ेगा इन तीन ऑर्बिटल में, और रिपल्शन बढ़ेगा तो इन तीन ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। हम सब जानते हैं कि रिपल्शन बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल लिगेंड के ऑर्बिटल की बिल्कुल सीध में आ रहे हैं, ठीक है। जबकि बच्चों ये दो ऑर्बिटल जो है लिगेंड से थोड़ा सा किनारे हैं, ठीक है। तो इसमें रिपल्शन कम होगा, लेस रिपल्शन,
और जब इनमें रिपल्शन कम होगा तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दीज 3 ऑर्बिटल्स। क्लियर। अब कंक्लूड कीजिए, देखिए कि मेटल के 5 ऑर्बिटल हैं, पांचों के पांचों का ओरिएंटेशन अलग अलग है। ठीक है, कुछ ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है और कुछ ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है। कौन से ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है? केवल 2 ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, बाकी 3 ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है। ठीक है, मेटल में जो लाइगेंड है वो किस डायरेक्शन से आ रहा है? वो बिटवीन द एक्सिस से आ रहा है। देखो, जो लाइगेंड है वो बिटवीन द एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस आएंगे वो ज्यादा रिपेल होंगे बजाय अलोंग द एक्सिस के। और बिटवीन द एक्सिस कौन से ऑर्बिटल हैं? ये तीनों। तो इन तीनों पर ज्यादा रिपल्शन पड़ेगा और इन दोनों पर कम रिपल्शन पड़ेगा। जिन तीनों पर ज्यादा रिपल्शन पड़ेगा, इन तीनों पर इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और इन दोनों पर कम रिपल्शन पड़ेगा तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अब जो डी ऑर्बिटल है वो डिजनरेट ना होके जो है एनर्जी बैरियर में स्प्लिट हो जाएंगे। इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी और इन 2 ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी। तो यही कंसेप्ट है टेट्राहेड्रल में। क्लियर हो गया। ऑक्टाहेड्रल में बच्चों जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो मैं यहां पे कुछ डायग्राम बनाऊंगा जिसको हम बोलेंगे स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, मान लिया जाए हमारे पास ये 5 डिजनरेट डी ऑर्बिटल्स है और इनकी एवरेज एनर्जी को मैंने यहां तक ले गया, इसकी एवरेज एनर्जी इतनी है सबकी। ठीक है, अब मेटल लैगेंड को अप्रोच कर रहा है तो सारे डी ऑर्बिटल इक्वली अफेक्ट नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि डी ऑर्बिटल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, कुछ डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी और कुछ डी ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ने वाले और कम होने वाले डी ऑर्बिटल की एनर्जी ये देखो, ये 3 डी ऑर्बिटल जो हैं इनकी एनर्जी बढ़ गई। देखो ना, बढ़ गई इनकी एनर्जी, लेवल से ऊपर चली गई, और इनको हम बोलेंगे बच्चों T2G ऑर्बिटल। उसी तरह इन 2 ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी, इनको हम बोलेंगे EG ऑर्बिटल। ठीक है, तो यानी अब इनके बीच एनर्जी गैप बन गया है जब मेटल और लैगेंड एक दूसरे के साथ अप्रोच करेगा। क्लियर हो गया। इनके बीच जो एनर्जी गैप है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डेल्टा टी से, और टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, और इस डेल्टा टी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अभी आएगा आगे। तो जो एनर्जी गैप इन ऑर्बिटल्स के बीच बना है उसको हम बोलते हैं डेल्टा टी। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बोला इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर हो गया। ठीक है, अब बच्चों अगर हम इनका एनर्जी एवरेज एनर्जी देखें तो वो अभी 0 है, जितनी पहले थी उतनी हमने यहां पर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बढ़ेगी उतनी घटेगी भी। ठीक है, तो अगर यहां से और यहां तक मैं एनर्जी देखूं कि कितनी बढ़ी है, तो वो बढ़ती है बच्चों 0.4 डेल्टा टी। एक ऑर्बिटल की 0.4 डेल्टा टी, तो 3 ऑर्बिटल है तो कितनी हो जाएगी 1.2 डेल्टा टी। क्लियर, 4 इंटू 3 है ना, तो 1.2 डेल्टा टी। और घटी कितनी, ये देखिए घटी है 0.6 डेल्टा टी पर ऑर्बिटल। तो 0.6 डेल्टा टी को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन 1.2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एनर्जी बढ़ी है उतनी ही एनर्जी घटी है। तो टोटल एनर्जी जो रहेगी, यानी जो एवरेज एनर्जी रहेगी वो अभी भी 0 रहेगी। ठीक है, तो 0.4 डेल्टा टी बढ़ेगी, 0.6 डेल्टा टी कम होगी। क्लियर हो गया। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी को हम समझ लेते हैं क्या क्या है। तो डेल्टा टी का मतलब जैसे मैंने बोला क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, अगर यहां पे ऑक्टाहेड्रल दिया होता तो टी की जगह ओ होता। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब जो गैप कितना बन रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी इज डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ लाइगेंड। सबसे इंपॉर्टेंट, यानी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का है ये कितना कम और कितना ज्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास लाइगेंड किस टाइप का है। और जैसा आपने पढ़े होंगे कि कुछ लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, कुछ वीक फील्ड होते हैं। ठीक है, चले आगे देखते हैं।
तो अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो जैसे NH3, तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। इसका मतलब जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो ज्यादा होगी, यानी गैप ज्यादा बनेगा। क्लियर। अगर बच्चों कोई वीक फील्ड लिगैंड है जैसे वाटर, तो स्प्लिटिंग कम होगी, तो इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो यानी डेल्टा टी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप है वो सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगा कि लिगैंड कौन सा है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों जो डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड होता है वो डेल्टा ओ से कम होता है। डेल्टा ओ का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यानी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में अगर हम डेल्टा की वैल्यू को कंपेयर करें तो टेट्राहेड्रल में कम होता है और ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होता है। और कितना कम होता है देखिए, ये क्वेश्चन है, डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 कम होता है, 4/9 डेल्टा ओ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। डायग्राम को समझना पहले आपको। ठीक है, अब समझ में आ गया कि किस तरह से स्प्लिटिंग होगी, किस चीज का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी की वैल्यू किन चीजों पे डिपेंड करती है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो। अब बच्चों देखिए, हमारे पास ये 5 डी ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी एवरेज है, मतलब बीच में है ना, अभी कोई स्प्लिटिंग नहीं है। अब देखिए, जब मेटल इन डी ऑर्बिटल कुछ करेगा तो इसमें कुछ डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो Z² और dx² की एनर्जी कम होती है, यानी Eg ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी, जबकि इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। इनको हम T2g बोलेंगे। ठीक, और इनके बीच में अगर हम इसको एवरेज एनर्जी देखें, ठीक है, तो इसके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो कितना है, डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर हो गया? अब इस साइड आइए भाई, है ना, यहां भी सेम होगा, dx² - y² और z² की एनर्जी कम, जबकि इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा। तो हम इसके लिए यूज करेंगे T2g तीनों के लिए और Eg दोनों के लिए। क्लियर हो गया? यहां भी एवरेज एनर्जी इतनी रहेगी। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो यहां मैंने गैप ज्यादा दिया है, डेल्टा टी यहां ज्यादा है और यहां डेल्टा टी कम है। ऐसा क्यों भाई? तो बच्चों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो डेल्टा टी होता है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, लिगैंड कौन सा है। यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ेगी और वीक फील्ड लिगैंड होगा तो डेल्टा टी की वैल्यू घटेगी। तो बस यही कहानी है। देखो यहां पे एनर्जी कम है, इसका मतलब यहां पे कोई वीक फील्ड लिगैंड है जैसे H2O, और यहां पे एनर्जी की स्प्लिटिंग ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड काम कर रहा है। बस यही ध्यान रखना है। ठीक, समझ में बात आ गई? चलो, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब हम समझते हैं। देखो, अगर डेल्टा टी की वैल्यू P से कम है, यानी जो एनर्जी गैप है वो कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन को पेयर होने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जबकि जो है ये गैप कम है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, इस तरह जाएगा, यानी पहला इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा यहां, और अब तीसरे में क्या होगा, पेयर होने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन जो पेयर होने की कोशिश करेगा लेकिन पेयर नहीं होगा क्योंकि यहां पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो वो ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। यानी यहां पर लिखना चाहिए था, थर्ड इलेक्ट्रॉन विल एंटर T2g, यहां पर लिखेंगे बच्चों T2g, thus we get हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। यानी अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं तो हम उसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए सेकंड कंडीशन में अगर डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे यहां पर है, देखो डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, तो बच्चों जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो Eg ऑर्बिटल में जाएगा, Eg ऑर्बिटल में जाएगा, और उस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहां पर 2 टाइप की एनर्जी को आपको समझना जरूरी है। एक एनर्जी है पेयरिंग एनर्जी और दूसरी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अब इसको मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से।
तो पहले हम इसको हटा देते हैं, साफ कर देते हैं। अब देखिए, ये मैंने 21 से लेकर और 30 तक d ऑर्बिटल के ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हैं और सबका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तो सुविधा क्या है कि यहां पर D1, D2, D3, हाँ D4, 5, 6 और 10 तक आ गए, है ना। तो अब हम इनको 1 बाय 1 सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम ठीक कर लेते हैं, इसको थर्ड कर देना और इसको EG हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों T2G, है ना। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो अगर मैं D1 की बात करूं तो यहां पर D1 यहां आएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, चाहे वीक फील्ड हो, इसमें भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। D2 की बात करें तो सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें यहां आएगा, इसमें भी सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। ठीक है, अब बच्चों वेनेडियम की बात करें D3। अब अगर हम इसकी बात करें, देखो वीक फील्ड लाइगेंड, तो ऊपर क्या लिखा है, इस समय बच्चों पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, यानी जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहां भी जा सकता है और पेयर भी कर सकता है। लेकिन ऊपर क्या लिखा है कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, यानी एनर्जी गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन विल एंटर T2G ऑर्बिटल, तो वो पेयर करने की बजाय ऊपर चला जाएगा। अब पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन का ही कंसेप्ट है यहां पर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर इधर देखिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में, सॉरी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में, है ना। अब दूसरी कंडीशन देखो, अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, यानी यहां पे गैप ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, यानी इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए कम एनर्जी चाहिए और ऊपर जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि पहले पेयर हो जाए, यानी जहां पर कम एनर्जी खर्च होती है वहीं पर काम करेगा। तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आ जाएगा इस तरह से, यानी पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यही कंसेप्ट है, समझे मेरी बात। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन का एक कॉन्सेप्ट है कि हमेशा बच्चों इस केस में थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड रहेगा और इस केस में थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है नीचे पेयरिंग हो जाएगा, क्योंकि दोनों में एनर्जी गैप का डिफरेंस है। क्लियर। अब बात करते हैं क्रोमियम D4। तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है इसमें यहां जाएगा, इसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन दोबारा से पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो फिफ्थ में जो है लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, सॉरी इसमें यहां आएगा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, अभी भी पेयरिंग नहीं हुई। और बच्चों इसमें देखो सारे पेयर हो चुके, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां जाएगा। क्लियर हो गया। तो यानी T2G में फिफ्थ इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब EG में पूरे के पूरे पेयर हो जाए स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। क्लियर। अब अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें 6 अब यहां नीचे आएगा, पेयर होगा। ठीक है, और इसमें बच्चों 6 कहां होगा, इधर जाएगा। 7 की बात करें तो इस केस में 7 अब पेयर हो जाएगा, इस केस में 7 यहां आएगा। ठीक है, 8 की बात करें तो इसमें 8 अब यहां जाएगा, इसमें 8 यहां आएगा। 9 की बात करें तो इसमें 9 यहां आएगा, इसमें 9 यहां आएगा। और 10 की बात करें तो इसमें 10 यहां आएगा और इसमें 10 यहां आएगा। इस तरह भरना। तो इससे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो उसमें भरने का तरीका अलग है, और अगर वीक फील्ड लिगेंड हो तो उसमें भरने का तरीका अलग है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जिसमें वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसे भरेंगे, और अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो किस तरह से भरेंगे। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। चलो आगे बढ़े। अब हमारे पास एक कंपाउंड है टेट्रासाइनाइडो निकलेट। टेट्रासाइनाइडो निकलेट, है ना। निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है 8। 28 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 3D8 and 4S2। ठीक है, अब इस केस में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, तो +2 करने के लिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो डी में कितने बचे, 8, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3D8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो वही डायग्राम मैंने बना दिया। ठीक है, तो यहां थोड़ा करेक्शन है ना, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये T2G होगा और ये EG होगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। तो
यहां पर एनर्जी गैप कम है, यहां पर एनर्जी गैप कम है, तो इसका मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड है। यहां पर एनर्जी गैप ज्यादा है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के इन्फ्लुएंस में है। क्लियर हो गया। अब बच्चों यहां पर कॉम्प्लेक्स में देखिए जो CN है, CN का नेचर है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसका मतलब हमें इस तरफ कंसिडर करना है, राइट हैंड साइड, ना कि लेफ्ट हैंड साइड, है ना। यही मैंने बोला था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में ये डिफरेंस है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन इस केस में भरेंगे, है ना, यहां पर भरेंगे हम इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो 3D8 मतलब हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो कैसा होगा देखो, पहला यहां, दूसरा यहां, दूसरे तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब कंसेप्ट क्या है, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे, ऊपर भरोगे कि नीचे भरोगे, ठीक है। लेकिन बच्चों मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, यानी पेयर करने में इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी लग रही है, जबकि ऊपर जंप करने में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी लगी। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मैं पेयर हो जाऊं, तो थर्ड यहां आएगा, फोर्थ यहां आएगा, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8। यस, तो ये हमने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दिए। तो इस तरह से हम EG और T2G में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन्वॉल्व होता है तो, ठीक है। और अब इसमें आपको क्या वन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो बस केवल आपको क्रिस्टल फील्ड में इलेक्ट्रॉन भरने का ये कंसेप्ट समझना है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स है टेट्रा क्लोरिडो क्यूप्रेट, ठीक है। और यहां पर बच्चों कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है 29 का मतलब होता है 3D10N4S1। एक्सेप्शन है, मालूम है। यहां पर कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो Cu+2 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो इसके पास होंगे 3D9। तो Cu+2 मतलब 3D9। अब हमें 3D9 को भरना है। अब हमने वही डायग्राम बना दिया दोबारा फिर, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, T2G एंड EG, है ना। चलो अब देखते हो, इधर एनर्जी कम है तो वीक फील्ड लिगेंड, इधर एनर्जी ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब बच्चों Cl को पहचानो, देखो Cl का जो नेचर है वो होता है वीक फील्ड लिगेंड, ये वीक फील्ड लिगेंड है। इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ भरे जाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब होता है डेल्टा टी कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो पेयर होने में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी और ऊपर जाने में कम खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए, तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3D9 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहला जाएगा यहां, दूसरा जाएगा यहां। अब बच्चों तीसरा इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी बोला पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और क्रिस्टल फील्ड कम है, यानी ऊपर जाने में उसको कम एनर्जी लगेगी लेकिन पेयर करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कहां करेगा, ऊपर जाएगा। तो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन यहां, फोर्थ वाला यहां, फिफ्थ वाला यहां, 6 वाला अब नीचे, 7 वाला नीचे, 8 वाला इधर और 9 वाला इधर। इस तरह से हम पूरे के पूरे 9 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। किस केस में, CuCl4 के केस में, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, कोई भी आपको कॉम्प्लेक्सेस दे दिया जाता है, बस आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है